Now I will introduce you all to Vijay Swami sir. अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में स्थित रिवॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड्स एंशिएंट ट्रेडिशंस कल्चर एंड हेरिटेज संस्था के कार्यकारी संचालक मां श्री विजय स्वामी सर का परिचय देने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। विजय स्वामी सर के व्यक्तित्व में एक समाज सेवी कार्यकर्ता, संशोधक, प्रशासक और लेखक का अद्भुत मिश्रण है। कला शाखा में बीए डिग्री हासिल करने के बाद आपने मास्टर इन सोशल वर्क की शिक्षा प्राप्त की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टडीज के साथ साथ लेबर वेलफेयर और पर्सनल मैनेजमेंट का गहरा अध्ययन आपने किया। इसके उपरांत आपने नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में श्रम कल्याण अधिकारी के रूप में 5 साल तक काम किया। इसी समय आपका विवेकानंद केंद्र से परिचय हुआ और जीवन व्रति के रूप में अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित करने का निश्चय आपने किया। केंद्र ने आपको चीन की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाने का सुझाव दिया। 35 साल पूर्व आप अरुणाचल प्रदेश में आए और यही आपका घर बन गया। तभी से इस प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए आप निरंतर काम कर रहे हैं। समाज समर्पित सेवा के साथ ही सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का गहरा अध्ययन करना ये आपकी विशेषता रही है। इसके चलते 2005 में पूर्वी हिमालय की पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन ने आपको फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्रदान की। इस संदर्भ में आपने अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में प्रबोधन किया। अरुणाचल के बारे में आपके अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रसिद्ध हुए हैं। इडुमिश्मी जनजाति की संस्कृति और जीवन पर आधारित अवर कल्चर अवर प्राइड इस डॉक्यूमेंट्री का आपने निर्माण किया। अरुणाचल प्रदेश की मूल संस्कृति और श्रद्धा के संवर्धन के लिए खड़े आंदोलन पर एक नई उमंग यह डॉक्यूमेंट्री भी आपने प्रस्तुत की। अरुणाचल की संस्कृति का गहरा अध्ययन करने हेतु रिवॉच की स्थापना आपने की। इसके माध्यम से अनेक छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न देशों में जाकर शोध निबंध प्रस्तुत करने की प्रेरणा आपने दी। उनको सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के साथ ही अरुणाचल की संस्कृति के बारे में किताबें लिखने को आपने प्रोत्साहित किया। विजय सर के ज्ञान प्रबोधिनी से गहरे संबंध है। प्रबोधिनी के भूतपूर्व प्राचार्य स्वर्गीय विवेक पोंक्षे सर आपके घनिष्ठ मित्र रहे। रिवॉच संस्था की स्थापना में और इसका विजन और मिशन निश्चित करने में विवेक सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विजय सर का पूरा जीवन अरुणाचल प्रदेश के लिए समर्पित है। इसका सम्मान करते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सन 2020 में आपको विशेष स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इडुमिश्मी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी ने 2018 में आपको पोंगे देले पुरस्कार से सम्मानित किया। ज्ञान प्रबोधिनी नवनगर की मातृ मंदिर संस्था ने 2016 में आपको समाज शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। सेवा इंटरनेशनल ने 2008 में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान करते हुए आपकी सेवा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। 2005 में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का विशेष कमेंडेशन भी आपको प्राप्त हुआ। ऐसे सम्माननीय विजय जी का मैं ज्ञान सेतु के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैत्रेयी। Now the most awaited part of our today's program is starting from here. The world is full of diamonds and gems, and we are having one of them here today with us to build this event. रिवाज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय विजय स्वामी सर आज हमारे बीच मौजूद है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। सबसे पहले हम सर से ये जानना चाहेंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है, परंपरागत रूप से अरुणाचल के जनजातियों को विरासत में विभिन्न कौशल्य क्या मिले हैं और इसका हमारे देश के लिए क्या फायदा है? सभी को मेरा प्रणाम। ये सवाल बहुत सुंदर है। रादर पहले जो आपने जो गाना प्रस्तुत किया, जो वीडियो क्लिप जो प्रस्तुत की, वो प्रस्तुति में सब कुछ आया है। एक्चुअली मैंने भी काफी सालों के बाद मैंने वो फिल्म की क्लिप देखी है। मेरा जो बोलना है, बोलने से पहले मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी अरुणाचली हिंदी है, तो आप
आपकी तरफ के हिंदी से कंपेयर उसको मत कर दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो आपका जो सवाल है कि विच आर द स्किल्स लोकल कम्युनिटीज हैव, आपको आश्चर्य लगेगी कि उनके पास कला की बहुत कुछ स्किल्स उनके पास में है। जैसे कि वुड कार्विंग है, क्राफ्ट्स मेकिंग है, बम्बू के काम करते हैं वो लोग, और पहाड़ों की ऊंची जगहों में वो खेती करते हैं, अनेक प्रकार के फल पौधे उगाते हैं। ये तो उनके पास स्किल है जो सभी लोगों के पास होना चाहिए अपना जीवन बिताने के लिए, और वो लोगों के पास है। परंतु सबसे एक बड़ा स्किल उनके पास में है, वो अपनी बाकी दुनिया में बहुत कम मिलता है, दैट इज दे आर वेरी ह्यूमन। वो उनका जो क्या बोलते हैं उसको, कल्चरल एटीट्यूड, कल्चरल वे ऑफ लाइफ इतना सुंदर है कि वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि वो एकता, कोई भी प्रकार का घर में कोई त्योहार हो, कोई सेरेमनी हो, डेथ सेरेमनी हो, जन्म का मौका हो, कोई पूजा पद्धति हो, तो आपको बिना बुलाए घर में लोग मिलेंगे। आपको एक में को दूसरों को मदद करने के लिए लोग एकदम रेडी रहते हैं। वो किसी को निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करते हैं कि मुझे बुलाया नहीं, मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, ऐसा कोई विचार नहीं करते हैं। सो ये आपको बहुत कम मिलेगा। और दूसरा एक सबसे बड़ा स्किल उनके पास में जो दूसरी दुनिया में नहीं है, वो है कि प्यूरिटी ऑफ थॉट्स। उनके पास पाप मन में है ऐसा मुझे नहीं लगता है, कि उनके मन में कोई पाप नहीं है, ना स्त्रियों में है, ना पुरुषों में है, ना मन में कोई बुराई है, मन से पवित्र है वो लोग। और कल्चरल एटीट्यूड तो आप त्योहारों में देखेंगे, सभी जगहों में उनका जो कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, ये सभी देखने को मिलेगा। जीवन मूल्य संभालने का तरीका उनको मिलेगा। रादर ये जो स्किल्स है उनके पास, ये दुनिया ने उनके पास से सीखना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। ये बहुत रेयर्स हो गए, दूसरी जगह में काफी मिलना मुश्किल है, परंतु यहाँ की दुनिया में तो ये बहुत कॉमन है। रादर इसकी वैल्यू मतलब कैसे बताऊं ये मुझे पता नहीं है। बाकी स्किल्स तो आप तो जानते हैं जो जीवन बिताने के लिए मिलना चाहिए, वो तो उनके पास सभी कुछ है, मैं तो बोलता हूँ। रादर हमको बाहरी दुनिया से कोई उनको सपोर्ट नहीं होने से भी वो लोग रह सकते हैं। व्हेन देयर वाज नेफा, व्हेन नेफा से पहले जब ये ब्रिटिश काल में जब ये लोग थे, उस समय कहाँ से उनको सपोर्ट था? ना चाइना से था, ना इंडिया से था। तो भी ये लोग अपने जीवन को बहुत सुंदरता से उन्होंने करके रखा था। सांस्कृतिक जीवन भी था, और जीवन बहुत अच्छा से बिताने के लिए उनके पास बहुत सुविधा की कलाएं भी उनके पास थी कि जीवन सुंदर से कैसा बिताए। तो मेरे ख्याल से बाकी के जो जीवन जीने के लिए जो स्किल्स है, उसके बावजूद जो स्किल्स है उसको हमने ज्यादा देखना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। यस, थैंक यू सर। और बेशक अरुणाचल प्रदेश अपने आप में ही बेमिसाल है, और वाकई सर हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश का महत्व बहुत ही अनन्य साधारण है। तो हम बढ़ते हैं अपने आगे अगले प्रश्न पर। एक नागरिक के रूप में अरुणाचल के लोगों के सामने सीमावर्ती राज्य होने की वजह से कौन सी चुनौतियां है, ये आप हमें बताएं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए काफी चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देखेंगे, तो दीज आर रियली चैलेंजेस। आप यदि कभी अरुणाचल में आए हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रोड से पहाड़ों में जाना काफी मुश्किल होता है, रादर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। आपको कहीं कहीं एक गांव से दूसरे गांव या जिला प्रमुख जो हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, उसी जगह में जाने के लिए आपको कभी कभी 2-2, 4-4 दिन लगते हैं। कई कई जगह में तो ये सुविधा भी नहीं है। बहुत सी जगहों में आपको चॉपर से, हेलीकॉप्टर से, या बाकी कोई पैदल से आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक असुविधा तो है ही है, रोड है, ये है। बट एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर चैलेंज उनके पास में है, अगर मैं बोलना चाहूंगा, तो रिसेंटली जो घटना बताई मैं आपको बता दूंगा। आपने देखा होगा कि यूट्यूब में एक बहुत अच्छा से एक चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही थी। एक पारस सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अरुणाचल के लोगों के बारे में बहुत खराब से बात की है, बहुत बुरी तरह से बात की है कि ये लोग यहाँ के है ही नहीं, ये लोग इंडिया के नहीं है, अरुणाचल तो इंडिया में है भी नहीं है, इस तरह की बात की है। रादर इस तरह के अनुभव उनको बाकी राज्यों में काफी मिलते हैं। जैसे उनको चिंकी बोलते हैं, जापानीज बोलते हैं, कभी कभी नेपालीज बोलते हैं, चीन के बोलते हैं, परंतु उनको भारत देश के कोई नहीं बोलता। ये सबसे बड़ा दुख है।
पारस सिंह ने जो घटना की उसके बाद में उसको अरुणाचल में लाया गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। करने के बावजूद यहाँ आने के बाद उसको क्या पुलिस स्टेशन में या मे बी जेल में उसको क्या किया मालूम है आपको? मैं बताना चाहता हूँ। उसको एक लेसन दिया गया, उसको लेसन इन द सेंस उसको पाठ पढ़ाया गया कि देखो ये भारत देश का भाग है, इसकी बॉर्डर ऐसी है, उसके लोग ऐसे हैं। उसको 3 या 4 दिन उसको ऐसे लेसन्स ले गए, उसको क्लास लिया गया कि भाई भारत देश का एक अविभाज्य अंग कैसा है, यहाँ की जनजाति कैसी है और कल्चर कैसा है। तो मेरी ख्याल से एक काफी बड़ा उनके पास चैलेंज आता है कि जब बाकी लोग उनको भारत देश के है ये बोलते नहीं है, तब उनको बहुत दुख होता है। मैं एक जीता जागता उदाहरण ज्ञान प्रबोधिनी के नजदीक वाला उदाहरण में बताता हूँ। पोंक्षे सर ने काफी बच्चों को अपने घर में रखा, उनको बड़ा किया। उसी एक बच्चा जो लड़का है जो लॉ कर रहा था, उसने मुझे बताया, सर एक दिन मैं ज्ञान प्रबोधिनी से बाहर निकला, सुबह सुबह मैं पढ़ रहा था और एक 9-10 बज गए होंगे। सर के घर से आया, प्रबोधिनी से किताब लिए और मैं बाहर जा रहा था। प्रबोधिनी से बाहर निकल के आई थिंक दैट इज ए अलका थिएटर चौक है ना आपके पीछे, तो वहां में वो सिग्नल नहीं था, इसलिए वो खड़ा होके, बाकी लोग भी खड़े थे उसमें, वो भी खड़ा हो गया। इतने में एक औरत आ गई और उसको गालियां बकने लगी, तुम लोग नेपाली हो, यहाँ क्यों आते हैं, क्या धंधा करते हैं, क्या काम करते हैं, मालूम नहीं है, ये सब हमारे पुणे को बर्बाद कर रहे हैं, ये है वो, इतनी गालियां दी। और उसने समझाने का प्रयत्न करे कि भाई मैं अरुणाचल का नहीं, मैं नेपाल का नहीं हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश का हूँ, अरुणाचल एक भारत देश का भाग है। कोई सुनने को, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। वो गाली बकती की। उसने बोला कि बाद में मैं घर में जाके बहुत रोया और मुझे बहुत दुख लगा, मुझे बाद में क्या कहना ही पता नहीं है, ऐसा हो गए। सो ये दुख के अनुभव, सुख के अनुभव तो उसको बहुत है, परंतु इसके बावजूद ये दुख के अनुभव उसके मन से जाते नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों ने एक प्रयत्न करना चाहिए कि इस चैलेंज को, इसको प्रबोधिनी का सबसे बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम किए हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में एक साथ मिलके बहुत से आर्टिकल पब्लिश किए, किताब निकालने के लिए मत किया और अपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाए। दिस इज वेरी अप्रिशिएबल। मैं तो बोलता हूँ कि इस चैलेंजेस को निकालना है, रादर ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसी प्रकार का कार्य आपको करते रहना पड़ेगा। स्टूडेंट एक्सचेंज करते, प्रोग्राम्स करते रहने पड़ेंगे, अभी का जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी करना पड़ेगा। इस तरह का बहुत से आपको एक्टिविटीज करने पड़ेंगे ताकि लोगों के मन में अरुणाचल के बारे में जागृति हो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जागृति हो, इनकी जनजातियों के बारे में जानकारी हो। इस तरह के प्रोग्राम लेने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सभी, या अरुणाचल लोगों के सामने भी और अपने बाकी देश के सभी नागरिकों के सामने भी। या थैंक यू सोनाली जी सर, आपने बताई गई जो उदाहरण है वो बहुत ही हृदय स्पर्शी है। पर हम सब ज्ञान सेतु की टीम नेशनल इंटीग्रिटी में बिलीव करते हैं और हम सब ये मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा एक अटूट भाग है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अरुणाचल के साक्षरता में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और कैसे आदिवासी संस्कृति में शिक्षा को अधिक समावेशी कर सकते हैं? हाँ, मेरा जैसे आपने मेरा परिचय देते हुए सही कहा कि मैं विवेकानंद केंद्र के साथ में जब था तब मुझे स्कूलों में शिक्षा देने का दायित्व है एज ए टीचर, और शिक्षा क्षेत्र में मैंने काफी काम किया। तो उस संदर्भ में अभी देखेंगे तो 1980s के बाद में जो विवेकानंद केंद्र, रामकृष्ण मिशन, शारदा मिशन और कई संस्थाओं के जो स्कूल्स हैं उनके माध्यम से शिक्षा बहुत अच्छी हुई। और मैं अभी का जो परसेंटेज देखेंगे तो 70-72% लिटरेसी रेट है अरुणाचल में। सबसे बड़ा अच्छा अनुभव ये है कि यहाँ गर्ल्स एजुकेशन इज ए वेरी गुड थिंग एक्चुअली। सभी लोगों को लगता है दो दे आर living in remote areas, they are tribal, but everybody feels that girls education is a must and they treat women very good actually. तो इस तरह से गर्ल्स एजुकेशन बहुत अच्छा है। और अगर उसमें एक अगर चैलेंज कौन सा है तो अगर देखेंगे तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में ऑलमोस्ट नील, कोई कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी सिलेबस हो या सीबीएसई का हो या कोई सेंट्रल सिलेबस हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, बोर्ड तो है ही नहीं है हमें, परंतु इस तरह का अगर है तो उसमें अरुणाचल के कल्चर, जीवन, उनके जीवन के बारे में, संस्कृति के बारे में एक भाग होना चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर लिटरेसी को और यदि एजुकेशन को बढ़ावा देना है तो 3 चीजें हैं। एक तो
तो अरुणाचली लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना पड़ेगा। मदर टंग्स और द मदर टंग जो है वो ओरल ट्रेडिशंस है, उनको स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए उसकी किताब नहीं है। किताब नहीं है तो उनकी भाषा में कुछ भी नहीं है। जो हमको लिखना है वो इंग्लिश में लिखते हैं तो ओरिजिनलिटी खो जाती है, हिंदी में लिखते हैं तो भी ओरिजिनलिटी खो जाती है। वी आर ट्राइंग टू पब्लिश द बुक्स एंड मेनी ऑफ द ट्राइबल रादर देन बुद्धिस्ट ट्राइब छोड़ के, जो लोग फॉलो करते हैं उनको छोड़ के, कोई ट्राइब की अपनी भाषा नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, भाषा है स्क्रिप्ट नहीं है। तो हमने एक बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। अभी डिपार्टमेंट ऑफ नो ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड रिवॉज, ये सभी के साथ में हमने किताब पब्लिकेशन का एक बहुत बड़े पैमाने पर चालू किया है। स्पेशली द लेसर नोन कम्युनिटीज, जैसे तांगम कम्युनिटी है या दूसरी कोई कम्युनिटी है जो कम एकदम टोटल कम पॉपुलेशन है, परंतु उनकी भाषा तो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ऑल लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट इन अरुणाचल प्रदेश दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, तो उनको संभालना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लैंग्वेजेस संभालना, लैंग्वेजेस में अपनी भाषा में किताब निकालना और वो प्रमोट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और अभी डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट एंड नो अदर दिल्ली गवर्नमेंट आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट, एंड मेरे ख्याल से इसमें ये किताब निकलनी चाहिए। अनदर थिंग इज टीचिंग, जैसे ज्ञान प्रबोधिनी ने टीचिंग एज ए प्रोफेशन, ए रियली जो लोग चाहते हैं टीचिंग करना चाहते हैं ऐसे ही लोगों को टीचर बनना चाहिए, उनके स्किल्स बढ़नी चाहिए, उनको प्लेवे मेथड से सिखाने के लिए आना चाहिए और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो किया है वो यहाँ काफी पैमाने पर करना पड़ेगा, बिकॉज अभी क्या ग्रेजुएट हो गए बोल के टीचर होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बोल के प्रोफेसर हो जाते हैं, परंतु फिलॉसफी और यू कैन से साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन इज नो मोर देयर। वी जस्ट डू ब्ला ब्ला ब्ला, या 1 घंटे का लेक्चर देते हैं जैसा कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, एंड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज नील। वेयर ज्ञान प्रबोधिनी का जो मेथोडोलॉजी है कि हर एक घर में, बच्चों के घर में टीचर जाते हैं और घर से संबंध रखते हैं, इसलिए समाज से संबंध बढ़ता है और समाज से देश का विकास होता है। ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी को अरुणाचल में लाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अरुणाचल में ज्ञान प्रबोधिनी के माध्यम से करना एक बहुत महत्व का भाग है, ये मैं जानता हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा करना, टीचिंग प्रोफेशन को बढ़ावा करना, एंड देन एजुकेशन लेवल और अच्छी और क्वालिटी हो जाएगी, ये तो डेफिनेट है। थैंक यू वेरी मच। जी सर, धन्यवाद हमें एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन दोनों बताने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है टूरिज्म के ऊपर। आज के दौर में टूरिज्म के क्षेत्र में एग्रीकल्चरल टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म जैसे प्रकार देश में बढ़ रहे हैं। क्या टूरिज्म के इस नए ट्रेंड से अरुणाचल को फायदा हो रहा है, विशेष रूप से कल्चरल और इकोलॉजिकल टूरिज्म में? या टूरिज्म क्षेत्र में बढ़ावा जरूर हो रहा है, परंतु टूरिज्म क्षेत्र को अरुणाचल बहुत धीरे से सावधान पूर्वक उसको प्रमोट करना चाहता है। जैसे आपको मालूम है कि आई डोंट नो मच फ्रॉम देयर, बट जैसे टूरिज्म जैसे बढ़ता है वैसे प्लास्टिक बॉटल आते हैं, दारू की बॉटल आते हैं, लोग रहते हैं गंदा करके जाते हैं, और पहाड़ों में इसका असर काफी बड़े पैमाने पर होता है। क्योंकि अगर नदी ब्लॉक हो गई, हमारी नाला ब्लॉक हो गया तो लैंडस्लाइड हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो गया तो नदी रुक जाएगी और बाद में फ्लैश फ्लड्स हो जाएंगे और टूट जाएगा, गांव बह जाएंगे, इस तरह की परिस्थिति होती है। और ऐसे कुछ अनुभव भी हमें आए हैं, जैसे कि हमारे नजदीकी मायूदिया बोल के बहुत अच्छा एक जगह है जहाँ में स्नोफॉल होता है, और स्नोफॉल देखने के लिए काफी लोग आसाम से और दूर दूर से आते हैं। लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर, अभी कोरोना की वजह से 2 साल नहीं है, परंतु उसके पहले जब इतनी गाड़ी आ गई कि डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को इसके बारे में एक ऑर्डर निकालनी पड़ी कि हम 300 ही गाड़ियां डेली चेक गेट में से छोड़ देंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतनी गाड़ियां जब अंदर आ गई तो उसके साथ में हमारे कचरा जो है, प्लास्टिक बैग्स और वो एक काफी बड़े पैमाने पर हमारे एक चैलेंज हो गया। दूसरी बात है कि जो अकोमोडेशन फैसिलिटीज यहाँ है, वैसे बड़े होटल्स तो यहाँ काफी कम है अदर देन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, परंतु होम टूरिज्म चालू करने का प्रयत्न किया है। बट होम टूरिज्म चालू करने के बाद में कुछ हमारे बुरे अनुभव भी आ गए कि लोगों ने इन लोगों की पवित्रता, मन की पवित्रता, उनके कल्चर, हॉस्पिटैलिटी की जो उनकी पहचान है, उसको अच्छी तरह से नहीं समझा, इसलिए कुछ बुरे अनुभव भी आ गए। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए जरूर, परंतु इस जो अभी बोला, जो अरुणाचल
गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर ध्यान दिया है उसके ऊपर भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सभी ध्यान में रखते हुए कल्चरल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, इसको डेफिनेटली हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि परशुराम कुंड है, जैसे कि शिवलिंग है, या नदियों का प्रवास है। तो इस तरह के कुछ क्षेत्रों में हम लोग जरूर इसको कल्चरल, इसको टूरिज्म में प्रमोट कर रहे हैं, और लेकिन थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ता है। एंड सो फार एज हर्बल एंड योगा इज देयर इज ए ग्रेट पोटेंशियल। सो टूरिज्म होना है तो उसी क्षेत्र में भी होना पड़ेगा, ये बात तो श्योर है। तो आई थिंक डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर लास्ट टाइम जब रिवाज की विजिट की थी तो इसके बारे में एक क्षेत्र में चर्चा हुई, एंड आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन सीरियसली दैट कि हम लोग इसमें बढ़ावा दे देंगे। यस, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट इस क्षेत्र में रिवाज ने अभी 2 हेक्टर्स में एक हर्बल गार्डन तैयार की है, जिसमें मोर देन 100 मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, और एक आरोग्य नाम का सेंटर उभा खड़ा हो रहा है, जिसमें तहत हम लोग 8 रूम्स पेशेंट के लिए दिए हैं। नेचर क्योर एंड योगा, ये दोनों भी उसमें चलेगा। सेवा इंटरनेशनली सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा एक एज ए रोल मॉडल वी आर क्रिएटिंग इन रिवाज, एंड आई थिंक दिस slowly this particular model will be percolated in other districts also. Thank you. यस सर, थैंक यू सो मच। रिवाज की सभी बातें रोल मॉडल साबित हो रही है। आपके पूरे इंफॉर्मेशन से हमें यही पता चल रहा है कि जरूर अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म से डेवलपमेंट हो रही है, और हम मनोकामना करते हैं कि टूरिज्म सेक्टर में ये डेवलपमेंट यूं ही आगे बढ़ती रहे। हमारा अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का विकास चुनौतीपूर्ण है। इस परिवर्तन को अरुणाचल के लोग कैसे अपनाते हैं? ये बात सही है कि चैलेंजेस है, रोड कम्युनिकेशन के चैलेंजेस है, परंतु जैसे से कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, बॉर्डर एरिया में रोड की आवश्यकता है, मिलिट्री और लोगों के लिए भी। जहाँ रोड्स नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं था, वहाँ में आजकल मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन एक बड़ा चैलेंज था, बट आजकल रोड कम्युनिकेशन बॉर्डर एरिया में बहुत अच्छा है। देयर इज ए सेपरेट प्रोग्राम कॉल्ड BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी फंड्स देते हैं, स्पेशली पोर्टर ट्रैक्स, हाई रीजन में जो इंटर विलेजेस है उसको रोड कनेक्टिविटी, and then internet connectivity of course is a very less and challenging actually. We don't get the internet connectivity in many places. Even I am now in Roing Town, not in Rewatch, because in Rewatch getting a net connectivity is a challenge. तो इस तरह से चैलेंज है, परंतु अगर आप रोड के बारे में देखेंगे तो कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो रियली इट इज चैलेंज। बट अभी जो बढ़ रहा है इसके तरह से और एक हो रहा है कि जैसे रोड कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, पावर कॉर्पोरेशंस आ रहे हैं, तो आउटसाइड इन्फ्लक्स इन अरुणाचल प्रदेश इज इंक्रीजिंग। मेनी विलेजेस एंड मेनी प्लेसेस इन एरिया, एज यू सेड राइटली, 14 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी जहां है, कुछ जगह में तो 4 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में है, इस तरह की डेंसिटी है। अगर ऐसी जगह में एक आधा डैम बनाना है, एक आधा रोड बनाना है, एक आधा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए जो लेबर्स और ये बाकी जो आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो ऐसे अवस्था में कल्चरल इम्पैक्ट इस काफी बड़े पैमाने पर होता है, एक मिक्स्ड कम्युनिटी हो जाती है और बाहरी लोगों का प्रभाव काफी हो जाता है। ये चैलेंजेस थोड़े हो जाते हैं। यहाँ के लोगों को जैसे आपने मालूम होगा कि चोरी करना मालूम नहीं है, घर को ताला लगाना मालूम नहीं, दूसरों के खेती से कोई चोरी नहीं करते, दूसरों का जानवर नहीं मारते हैं, एक्सेस हंटिंग नहीं करते हैं। तो ये सभी प्रकार यदि ध्यान में रखते हुए अगर बाहर का इन्फ्लक्स आता है तो ये लोगों को ये जीवन मूल्य नहीं है, ये सबसे बड़ा एक प्रभाव है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, ये ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, परंतु ये भी चैलेंजेस हमको ध्यान में रखते हुए अभी हमने ऐसा किया कि जहां जहां इस तरह की परिस्थिति है वहां वहां लोकल लोगों के ग्रुप्स बनाए, जिनको ये जो लोग जाके वो लोगों को बताते हैं, उनसे कुछ लिखे भी लेते हैं, उनके एक संस्था बना देते हैं कि जिसमें नो उसको थोड़ा क्या उसको स्ट्रांग बना देते हैं, अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो उनको फाइन किया जाएगा। इस तरह से करके इसको सुलझाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। तो इस तरह से हो रहा है कार्य, अच्छा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोग अच्छी तरह से ले रहे हैं, ग्रोथ इज नॉट ए चैलेंज, एंड ग्रोथ अभी जो हो रही है उसको लोग अच्छे पैमाने पर ले रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जरूर सर, किसी भी राज्य के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत ही प्योर हार्टेड, एक्टिव और एडेप्टिव है। सो अगला क्वेश्चन,
कई अलग देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाले राज्य के रूप में अरुणाचल की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली कितनी महत्वपूर्ण है? मेरी ख्याल से आपके जो पहले जो वीडियो क्लिप दिया उसमें काफी उद्धृत हुआ ही है एक्चुअली। ओके। अरुणाचल स्टेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट दैट वे एक्चुअली। सभी को मालूम है कि उसके बॉर्डर्स, तो भी मैं एक बार दोहराता हूँ कि अरुणाचल की बॉर्डर्स यदि देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ जो रनिंग बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसमें से अराउंड 1100 दैट इज 1080 रनिंग किलोमीटर्स बॉर्डर है तो चाइना के साथ में है, एंड अराउंड 520 वो आपको बर्मा के साथ दैट इज म्यांमार के साथ में मिलेगी, और अराउंड 217 किलोमीटर्स बॉर्डर आपको भूटान के साथ मिलेगी। और बाकी का जो बचा वाला छोटा भाग है वो नीचे में, वो तो नागालैंड और आसाम के साथ जुड़ा वाला है। तो इसी इसकी भौगोलिक परिस्थिति है। और अगर देखेंगे तो हमारा ऊपरी भाग जो है, जो चाइना के साथ में, वो तो कंप्लीट ब्लॉक है, बिकॉज वी हैव कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन। they don't recognize our McMahon line, so we have a conflict in between, and we do not recognize that also. तो और चाइना बोलता है कि ये साउथ तिबेट है और इसलिए हमारा प्रदेश है। रादर दे होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश दे क्लेम, which we deny it and we are not going to give it, that is sure. अरुणाचल के लोग तो बोलते हैं कि ये हम भारत के हैं, हम तो चाइना को जाएंगे ही नहीं, और वो तो सवाल ही नहीं उठता है, वो बोलते हैं हम लोग वी डोंट वांट बिकम ए सेकंड क्लास सिटीजन इन चाइना, ऐसे एकदम जोर से बोलते हैं। अगर अरुणाचल में आए तो जय हिंद जैसे और हिंदी भाषा का अगर प्रभुत्व देखेंगे तो आपको भारत देश की कोई राज्य जैसा लगेगा। जिसको जानकारी नहीं है वही बोलता है कि भाई ये भारत देश का भाग है कि नहीं है, परंतु जो लोग यहाँ आए वो तो प्रभावित होते जाते हैं। अगर उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखेंगे आपको, तो अगर अरुणाचल का अगर देखेंगे, अगर अरुणाचल समझो हमारे पास नहीं रह गया, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ आपको स्ट्रैटेजिकली, अगर चाइना अगर अरुणाचल को ले लेता है और हमारी थोड़ी भी गलती हो जाती है कि हम सिक्योर नहीं कर पाए लोगों के साथ में और आर्मी के साथ में भी हम प्रभाव देके भी सिक्योर नहीं कर पाए, तो चाइना की बॉर्डर आसाम के नजदीक तक आ जाएगी। और अगर आसाम के नजदीक तक आ जाएगी तो 7 स्टेट्स विल बी डायरेक्टली ओपन टू चाइना। एंड चाइना की स्ट्रैटेजी मालूम है कि वो दे आर एक्सपांशनिस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ में रहेगा कि नहीं उसकी चिंता है। तो वो एक भाग हो गया, इतना स्ट्रैटेजिक अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर अरुणाचल में देखेंगे, अगर कितना स्ट्रैटेजिक और उसका अरुणाचल का अच्छापन अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखेंगे, तो देयर इज नो होमग्रोन मिलिटेंसी इन अरुणाचल प्रदेश। असम में आपको अलग अलग होमग्रोन मिलिटेंसी देखेंगे, नागालैंड में देखेंगे, मिजोरम में देखेंगे, त्रिपुरा में देखेंगे, सभी राज्यों में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश इज द ओनली स्टेट वेयर देयर इज नो होमग्रोन मिलिटेंसी। इसीलिए हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, अनेक संस्था है, आर्मी, सभी लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मिलिटेंसी नहीं है। इसलिए ये देश को, चाइना को इतनी ताकत होने के बावजूद भी अरुणाचल को लेना उनको काफी मुश्किल है। हम सभी लोगों ने उसके लिए मदद करनी चाहिए। और अगर और एक अरुणाचल का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, अगर हम जियो पॉलिटिकल उसको जियो इकोनॉमिक साइड से देखेंगे, तो उसको 3 भाग हमने बांट सकते हैं। जैसा कि किबितो एरिया चाइना के साथ में हम लोग सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम वर्कआउट कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट इज, अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग बढ़ावा देते हैं तो हमको थाईलैंड, म्यांमार और इवन इन वियतनाम तक, होचिमिन सिटी तक कनेक्ट करने तक हम लोग वहां से प्रभाव कर सकते हैं। और ये नामपोंग एरिया यदि हम लोग डेवलप करते हैं तो काफी बड़े पैमाने पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नामपोंग, and then to Burma, then to even Thailand, then your आपको Malaysia, Cambodia, even Vietnam तक हम लोग जा सकते हैं। So this is a very important aspect actually about Arunachal Pradesh. So Southeast Asian countries में हमारा ज्यादा प्रभाव हो जाएगा अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हम लोग डेवलप करते हैं। हो सकता है कि हमारा किबितु कॉरिडोर जो है चाइना के साथ में वो न हो जाए, या मे बी म्यांमार के साथ में हमारा न हो, ये इसके साथ में तवांग के साथ में हमारा न हो जाए, परंतु ये जरूर हो जाएगा। तीसरा कॉरिडोर जो तवांग में बोल रहा था, तवांग चाइना के साथ में हम लोग नहीं कर पाएंगे, परंतु भूटान के साथ में जरूर कर पाएंगे। रादर इनफॉर्मली भूटान के साथ में हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो काम होता है वो होते आ रहा है। जैसे कि ऑरेंजेस ऑफ भूटान वो सेल करने के लिए तवांग में आते हैं। तवांग में आने के लिए उनको जिस तरह से एक परमिट दिया जाता है,
किस तरह का ड्रेस पहन के आना है, किस तरह की आइडेंटिटी होनी चाहिए, और हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो ध्यान में रखते हुए उनको परमिशन दिया जाता है। सो अरुणाचल प्रदेश इज ए वेरी स्ट्रैटेजिक प्लेस। अगर साउथ ईस्ट एशिया में हमको कॉरिडोर खोलना है तो नामपोंग की तरफ से हम खोल सकते हैं, अगर हम भूटान की तरफ जाना है तो हम तवांग की तरफ से जा सकते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा कि अरुणाचल को खोना ये तो सपने में भी नहीं लाना है हम लोग कभी, बिकॉज इट इज डेट्रीमेंटल टू एकदम वेरी डेंजरस टू नेशन एज ए इंडिया एज ए नेशन एक्चुअली। एंड जो इम्पोर्टेंस में बताया कि अरुणाचल को जो प्रिजर्व करने के लिए रखा है हमने कल्चरली ट्रेडिशनली, एंड नो होम ग्रोन मिलिटेंसी बढ़ने को नहीं दिया, एक सबसे बड़ा ये हमारे पास एक मतलब यू कैन से सिचुएशन है हमारे हाथ में इसको डील करने के लिए। सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली। अपार्ट फ्रॉम बाकी जो चीजें हैं, हमारे पास डॉलमाइट है, खनिज संपत्ति बहुत है, कोयला है, तेल के भंडार है, इसके बावजूद ये जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अरुणाचल का इम्पोर्टेंस ज्यादा है एक्चुअली। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच, खास हमारे लिए फिर से एक बार अरुणाचल प्रदेश का महत्व बताने के लिए। एंड डेफिनेटली सर, अरुणाचल प्रदेश हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमारा क्वेश्चन है, नेचुरल रिसोर्सेस अरुणाचल प्रदेश की आत्मा है। इस महामारी के समय में ये रिसोर्सेस लोगों को हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से बेहतरीन साबित हो सकते हैं? देयर वेर एक्चुअली, मैं जो टीवी में बाहर के राज्यों के बारे में कोरोना का प्रभाव और क्वारंटाइन होने के बाद लोगों की परिस्थिति और लोगों के मन में हलचल, सब्जी मिलती है क्या नहीं मिलती है, आज कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, घर में बैठ नहीं सकते हैं, सो मेनी चैलेंजेस, ये जो बाहर का सुन रहा था। और अरुणाचल में जो कोरोना की परिस्थिति थी, यहाँ में भी क्वारंटाइन होना पड़ गया, कोरोना का आ गया, लॉकडाउन हो गया, ये सभी हो गया यहाँ में, परंतु लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। आपको आश्चर्य लगेगा, क्योंकि यहाँ में क्वारंटाइन होना ये पहले से ट्रेडिशनली दे मेक देमसेल्व्स क्वारंटाइन एक्चुअली। जैसे कि डायरिया होना चालू हो गया तो गांव के गांव डायरिया चालू होता है इधर में, क्योंकि पानी का स्रोत तो एक ही होता है। तो लोग क्या करते हैं, जब डायरिया होना चालू करता है तो घर क्वारंटाइन करते हैं। अगर एक ही गली के ज्यादा घर हो रहे तो उस एरिया को क्वारंटाइन करते हैं, और अगर गांव ही पूरा अगर डायरिया हो गया तो पूरा गांव को सील कर देते हैं। ये प्राचीन काल से चलते आ रहा है। तो हमारे जब ये कोरोना का प्रभाव आ गया तो लोगों ने गांव तो क्वारंटाइन कर दिए, गवर्नमेंट ने बताने से पहले ही क्वारंटाइन कर दिए, और तो गवर्नमेंट ने भी अपने रूल निकाल दिए कि भाई क्वारंटाइन हो जाओ, ये हो जाओ। किसी को दुकान का सामान चाहिए तो इस नंबर में फोन करो, ये दुकान वाला आपके घर तक सामान पहुंचेगा, ये करेगा। आपको आश्चर्य लगेगा, इसके बावजूद भी और फ्री सामान देने के बावजूद भी किसी ने भी दुकान की ऑर्डर नहीं दी। क्या कारण है मालूम है? क्योंकि लोग, पीपल आर सेल्फ सफिशिएंट, they have their own food, they have their own vegetables, they are self sufficient, they don't need any marketing from outside, they don't need any support, and that is the beauty of Arunachal Pradesh. और अगर दवा की बात करेंगे, हर्बल मेडिसिन की बात करेंगे, तो काफी लोगों को हर्बल मेडिसिन की जानकारी है। प्राचीन कालों से अरुणाचल में मॉडर्न मेडिसिन एंड मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, तो उस समय लोग तो हर्बल मेडिसिन से रहे हैं, हर्बल मेडिसिन खा के तो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लोगों ने जड़ी बूटी का प्रयोग ज्यादा किया। हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स के जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, जो पत्ते हैं जंगल के, उसके नाम आपको मैं बताऊंगा, लेकिन वो लोकल नेम मुझे मालूम है, बॉटनिकल नेम मुझे मालूम नहीं है। रादर हम वी आर ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट इट एंड ब्रिंग इट टू द एकेडमिक फोरफ्रंट। परंतु ऐसे अनेक वनस्पति है कि जिसके पत्ते खा के वो लोग रहे। और साइट्रस वैरायटी के जो फ्रूट्स है, जैसे ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, नींबू है, लीची है, ये कच्चे खाते हैं हम लोग ऐसे जूस के शॉप में जाके परचेस नहीं करते। रादर हर एक घर में, हर एक गांव में इस प्रकार के सभी फ्रूट बीरिंग ट्रीज है, तो लोगों को इसका फायदा होता है। और इसकी वजह से हमारे पास परसेंटेज ऑफ कोरोना देखेंगे तो बहुत कम हो गया। यस, there were some deaths and there were some effects, that is only in metropolitan like Itanagar city capital of Arunachal state itself, or some district quarter. Otherwise in rural areas mein corona has not at all affected you, almost nil. So this is very good thing actually about Arunachal Pradesh communities here. They are self sufficient and they don't need outside support. This is bade paimane par महसूस हुआ अभी rather corona आने की वजह से. So this is one of the good thing happened actually. Yeah, सोनाली जी।
यस सर, थैंक यू सर। हमें बहुत खुशी है कि मेडिसिनल हर्ब्स में अरुणाचल प्रदेश इतने ऊंचे स्तर पर है। Yeah. Sir, actually we have many questions, but due to time constraint, this will be our last question. And apart from this, sir, if you want to share anything, you can add after this question. तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतरीन साबित हो सकती है? या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए रियली, बिकॉज द डिजाइन्स एंड मोटिव्स एंड कलर कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा ज्ञान जो है, उसका ज्ञान का भंडार घरों घरों में औरतों के पास है। बिकॉज कपड़ा बुनाई का काम औरत लोग करते हैं और घरों घरों में करते हैं, तो ये ज्ञान बहुत बड़ा है एक्चुअली। हमारे फैशन डिजाइनर्स डिजाइन ढूंढ रहे हैं और यहाँ के डिजाइन्स और मोटिव जो है अरुणाचल अपने डिजाइन क्रिएट करता है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। लोगों के कपड़े और डिजाइन्स और मोटिव्स कलरफुल कपड़े हैं उनके। हमने युदुमिश्मी टेक्सटाइल हमने अभी इस बार में उसको जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हमने अभी ले लिया, पेटेंटिंग कर दिया अदर। तो मैं चाहता हूं कि इस डिजाइन को और इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसमें एक ही बात है कि इसका जो रेप्लिका में भी इसको मॉडिफिकेशन करके फैशन डिजाइन के तहत हम लोग दूसरे राज्यों में लेके जाना है, तो कपड़ा की क्वालिटी बदली करनी पड़ेगी। बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द क्लोथ्स हियर दे आर इन वुलन, बिकॉज यहाँ ठंड ज्यादा है। इसलिए कपड़ों के डिजाइन, कपड़ों के मोटिव्स, ये सभी जो है वो वुलन के कपड़ों के ऊपर है, जो बाहरी राज्यों में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई इस तरह का काम कर सकते हैं कि डिजाइन यहाँ की हो और मॉडिफिकेशन करके वहां के लगने वाली जरूरत के मुताबिक के कपड़ों के ऊपर इस डिजाइन को अगर प्लेस कर देंगे, आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द वेरी पॉपुलर डिजाइन बन जाएंगे, पॉपुलर क्लोथ्स बन जाएंगे। वी नीड सच पीपल who will इससे फायदा लेके हमको सिखाए how to do this particular leverage from this all designs and motifs and these things। तो ऐसा करने से काफी बड़े पैमाने पर उसका मार्केटिंग हो जाएगा और इसका बेनिफिट लोकल लोगों को भी हो जाएगा। सो दिस इज डेफिनेटली इट इज ए वेरी गुड थिंग एंड इसका बढ़ावा देना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि नॉट ओनली दिस बट रिवाज का और एक बड़ा उद्देश्य है इसमें कि ये केवल डिजाइन्स, मोटिव्स, फ्रूट्स, हर्बल ट्रीज, ये तो मार्केटिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं है, परंतु इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब कपड़ा बुनाई होती है तो औरत लोग एक गाना गाते हैं, उस गाने में उनके गांव की हिस्ट्री आती है, उनके गांव में उनकी माइग्रेशन की तरह हम लोग कहाँ से आए, कैसा हम लोग कपड़ा बनाने लगे, कपड़ा का जो सूता है वो सूता कौन से पेड़ से लाया, उस पेड़ को चिड़िया को मांगा, वो चिड़िया कौन सी थी, और उसको भगवान से रिलेट करते हैं। तो ये जो फोक सॉन्ग्स है, इस फोक सॉन्ग्स को हमने डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सॉरी यार, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए स्वेटिंग हो रहा है, और तो ये अरुणाचल के चैलेंजेस है। तो ये जो फोक सॉन्ग्स है, फोक टेल्स है, जो ये जो कहानी है, ये जो एक्टिविटीज है, इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, छोटी डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। इस कहानियों के माध्यम से, गानों के माध्यम से जो बता रहे उसको उद्धृत करना चाहिए, और उनकी जो माइग्रेशन थ्योरी है, मे बी कल्चरल रिलेशंस है दूसरों के साथ, समाजों के साथ, दूसरे ट्राइब के साथ रिलेशंस है, या औरतों का बड़प्पन है, या समाज की जीवन मूल्य का, समाज में उनका स्थान क्या है, इसके बारे में कथाएं उसमें है, आती है, उसको डॉक्यूमेंट करके उसको पब्लिश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं ऐसा चाहता हूं कि रिवाज के पास फैसिलिटीज से, लिमिटेड फैसिलिटी के साथ में एक सुंदर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बनाया है, उसमें फैसिलिटीज है, परंतु मेरे पास एक्सपर्ट लोग नहीं है। अगर ज्ञान प्रबोधिनी के कुछ कार्यकर्ता इसको वॉलंटियरिंग कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं तो बोलता हूँ कि उसने डिजाइन्स, मोटिव्स, जैसे मैंने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की, इस तरह के डॉक्यूमेंट्री तैयार करे, इससे दो काम हो जाते हैं। एक, अरुणाचल के बारे में ज्ञान बाकी लोगों के पास भी जाता है, डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, और ट्रेडिशनल नॉलेज जो गायब हो रहा है उसको हम प्रिजर्व करने में मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ज्ञान प्रबोधिनी का एक बड़ा रोल इसको प्ले कर सकता है। रादर मैं ज्ञान प्रबोधिनी रिवाज एक एमओयू साइन करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन कर सकते हैं, यहां तक हम लोग लेके जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूं कि इतने युवक आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो
अरुणाचल में आए और मैत्रेयी जैसा कार्य जो इसने किया, 2 महीने का 3 महीने का जो भी हो, परंतु थोड़ा ज्यादा समय देके यहाँ और कार्य करे, एक मेरी प्रार्थना है। तो मेरे कुछ विचार सुनने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सबको। धन्यवाद सर, आपने जो अरुणाचल प्रदेश की दास्तान बताई है वो अपने आप में ही बेमिसाल है। आपसे बातचीत करके आपके व्यक्तित्व से हमें यही जानने को मिला है कि डर सबको लगता है फासला देखकर, डर सबको लगता है फासला देखकर, मगर आगे बढ़ना होता है रास्ता देखकर। खुद ब खुद पास आती जाती है मंजिलें तुम्हारा हौसला देखकर। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर।